अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रेडिकेट और क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ा था। प्रेडिकेट्स जो किसी एक्सप्रेशन को प्रोपोजिशन बनाते हैं और कैसे, जब हम उसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। इसी तरह से क्वांटिफायर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास किसी डोमेन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक्सप्रेशन कितने वैल्यूज पे या कितने ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे वैलिड है और किस किस पे इनवैलिड है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वांटिफायर भी विद द हेल्प ऑफ डोमेन हमारे एक्सप्रेशन को प्रोपोजिशन बना रहा होता है। क्वांटिफायर्स में फिर फर्दर हमने तीन मेन चीजें पढ़ी थी: यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर और नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। यूनिवर्सल के लिए हमारे ग्रुप का हर मेंबर ओके होना चाहिए। एक्सटेंशियल के लिए हमारे पास मिनिमम 1 ओके होना चाहिए। और नेगेशन में हमने फिर फर्दर क्या यूज किया था? डे मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई किया था, जो आपके क्वांटिफायर को चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा आज नेस्टेड क्वांटिफायर। नेस्टेड मीन के क्वांटिफायर विद इन अ क्वांटिफायर, जहां पे हम एक साथ दो क्वांटिफायर्स को यूज करेंगे और एक क्वांटिफायर दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप में आएगा, वो कहलाएगा नेस्टेड क्वांटिफायर। Where one quantifier is within the scope of another, such as for all x there are some y where x plus y equal to 0 is nested quantifier. For all x, x की हर वैल्यू पे चंद ऐसे y मौजूद हैं जिन्हें x में प्लस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। For all x, x की हर वैल्यू पे x 1 लिया तो y जरूरी नहीं है कि y all हो। y हमारे पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर यूज कर रहा है, तो y की कोई एक वैल्यू भी हमारे पास ऐसी हो सकती है जिसे हम x में ऐड करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। Note that everything within the scope of quantifier can be thought of as a propositional function। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास क्वांटिफायर में कोई चीज आती है तो वो हम propositional function से कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इस तरह से कहा है कि इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स। इस चीज को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये चीज है। किस तरह से? ये क्यू ऑफ एक्स इज फॉर सम वाई पी एक्स एंड वाई। क्योंकि हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन x और y दोनों पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि q ऑफ x ये पूरे का पूरा ही है और p x एंड y इज x प्लस y इक्वल्स टू 0। यानी इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा उन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की है, फॉर ऑल x q ऑफ x। क्योंकि अभी तक हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स के साथ हमारे पास कोई ना कोई ऐसा क्वांटिफायर होता है जिसमें फर्दर कोई एक्सप्रेशन होता है और उसमें फिर फर्दर वेरिएबल्स होते हैं और उसमें हम अपने डोमेन की वैल्यूज पुट करते हैं
तो यहाँ तक सेम रहते हुए उन्होंने इस पूरी चीज को पैक कर दिया, सपोज कर दिया कि ये क्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। फिर क्यू ऑफ एक्स में उन्होंने फर्दर ये बताया कि दो पोर्शंस हैं, इसमें हमारे पास हम प्रेडिकेट एक्स वाई को भी यूज कर रहे हैं और किस एक्सप्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए। ये सेम चीज ही है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको यहीं से ये चीज क्लियर है तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, आप उसे इजीली करा सकते हैं अटेम्प्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स में हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स को किस तरह से यूज करेंगे। Assume that the domain for variable x and y consists of r real number। हम एक केस लेके आए हैं, इसमें फर्दर हम सब केसेस देखेंगे और मैंने आपको जैसे बताया था हमें क्वांटिफायर की जरूरत होती है, एक्सप्रेशन की जरूरत होती है और तीसरी चीज डोमेन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डोमेन उन्होंने बता दिया है रियल नंबर की है, एक्सप्रेशन और क्वांटिफायर यहाँ पे उन्होंने बता दिए कि फॉर ऑल एक्स देयर आर फॉर ऑल वाई वेयर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स says that x plus y equals to y plus x for all real numbers x and y। सिंपल यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई है कि हमारे x की हर वैल्यू पे y का हर डिजिट, x हम कोई भी ले लें, x हम 1 लें, अब इस 1 के साथ हम y का हर डिजिट लेंगे। y इसके साथ 1 करके देखें, 1 प्लस 1, y इसके साथ 2 करके देखें, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, y इसके साथ 3 करके देखें, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 1। यानी y आपने 1 के साथ सारी वैल्यूज पे चेक करने हैं, हर जगह पे ओके आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट x देखेंगे, फिर नेक्स्ट x पे y की तमाम वैल्यूज को दोबारा से चेक करेंगे और हमेशा हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। कोई भी आप ले लेना वैल्यूज, रैंडमली चेक कर लेते हैं, 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 7 इक्वल आ रहा है, दोनों साइड पे 8 8। यानी एक्स वाई और वाई एक्स की जगह चेंज करने से हमारे पास आंसर चेंज नहीं हो सकता। और ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं ऐसा एक लॉ पीछे, कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हमने देखा था कि P और Q इक्वल्स टू Q और P, और रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे प्लस को, ये कम्यूटेटिव लॉ ही है। एक और लॉ डिस्कस करते हैं, फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y एंड फॉर ऑल z x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास बेसिकली एसोसिएटिव लॉ है और ये भी हमारे पास हमेशा ट्रू आएगा। ये हमेशा हर वैल्यू पे ट्रू आएगा, यहाँ पे इसीलिए हमने फॉर ऑल लगाए हुए हैं। नेक्स्ट एक और स्लाइड है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे है फॉर ऑल x and for all y if x greater than 0 and y less than 0 then x and y is less than 0। यहीं से हमने स्टेटमेंट को रीड कर लिया है। इस स्टेटमेंट को आप लिख लें ऐसे ही, ऐसे मजीद सिंप्लीफाई करके भी हम लिख सकते हैं। फॉर ऑल x and y
इफ x इज ग्रेटर देन 0 मीन क्या है, x इज पॉजिटिव, एंड y इज लेस देन 0 क्या है, y हमारे पास एक नेगेटिव है। इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, देन multiplication of x and y is always less than 0 या is always negative। जरूरी नहीं होता बेटा आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं आप एज इट इज यही रट्टा लगाएं। जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए कहा, जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन में देखा ये फॉर ऑल एक्स है, मैं फॉर ऑल एक्स लिख दूं, ये फॉर ऑल वाई है, मैं फॉर ऑल वाई लिख दूं। यहाँ पे इम्प्लाइज है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पी इम्प्लाइज क्यू को हम इफ पी देन क्यू पढ़ते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट से पहले इफ लगाया। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इसकी जगह पे एंड लगाया, इसकी जगह पे इसी तरह से लेस लगाया, देन लगा के और ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी होगी। This statement says that for every real number x and for every real number y, if x greater than 0 and y is less than 0, then x y is less than 0। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, the product of positive real number and a negative real number is always a negative real number। तो इसमें से आप किसी भी तरह से इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना बड़ी मजे की एक ना कंपैरिजन की है कि वो स्टूडेंट्स जो अभी तक कंफ्यूज थे कि नेस्टेड में वर्क कैसे करेंगे, तो नेस्टेड क्वांटिफायर को नेस्टेड लूप से कंपेयर किया गया। यहाँ पे आप पहले प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, अभी भी आप एक प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने लूप्स पढ़े थे। लूप क्या होता है, जो एक एक्सप्रेशन को बार बार एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट वैल्यूज पे। हम हर बार पे इंक्रीमेंट करके फिर चेक करते हैं, फिर इंक्रीमेंट करके फिर चेक करते हैं। क्वांटिफायर में भी यही हो रहा है। एक एक्सप्रेशन में हमारे पास डोमेन गिवन है, उस डोमेन तक जब तक सारी वैल्यूज चेक नहीं हो जाती, हर बार वैल्यू चेंज करके इंक्रीमेंट करके हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, नेस्टेड लूप में किस तरह से काम होता है, लूप विद इन लूप। हम कहते हैं कि हमने एक आउटर लूप लिया, एक इनर लूप लिया। आउटर लूप फॉर एग्जांपल, आउटर लूप में वैल्यू है x लेस देन इक्वल्स टू 3 और इनर लूप में वैल्यू है y लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, x जब पहली बार चलेगा, x ने टोटल कितनी बार चलना है, 3 बार। x जब पहली बार चलेगा तो उस पे y 2 बार चेक होगा, फिर x दूसरी बार चलेगा तो y दोबारा 2 बार चेक होगा, फिर x तीसरी बार चलेगा तो y 2 बार फिर से चेक होगा। यानी ओवरऑल y हमारी हर x पे अपनी सारी की सारी आइटरेशंस कंप्लीट करता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा नेस्टेड क्वांटिफायर में है। इसमें जब हमारे पास 2 क्वांटिफायर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो हम नेस्टेड लूप वाली वर्किंग माइंड में रख के अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अब फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई। अब ये हम देखेंगे कि ये कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सही है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल है ना, तो ये ट्रू कब होगा, जब x की हम डोमेन में से एक डिजिट लेंगे
और उस पे y के तमाम वैल्यूज y जितनी भी हैं, फॉर एग्जांपल हम थोड़ी यहाँ पे तो उन्होंने एग्जांपल में रियल नंबर्स को कहते हैं कि डोमेन है, हम थोड़ा एक ना छोटा ग्रुप लेते हैं जिसमें x भी 5 वैल्यूज का है, y भी 5 वैल्यूज का है। हम चेक कैसे करेंगे? x की हर वैल्यू, x की पहली वैल्यू लेंगे, उस पे देखेंगे y के 5 क्या इंप्लीमेंट करें तो आंसर ट्रू आता है। फिर x की दूसरी वैल्यू लेंगे, फिर y को तमाम पे चेक करेंगे, यानी हमेशा हमारे पास x की भी हर वैल्यू ओके हो, उस पे y की भी ओके हो, तो ओवरऑल वो हमारे पास ट्रू होगा। अगर ऐसा हो जाता है x की किसी वैल्यू पे y ट्रू नहीं हो सकता, for a x for which we hit a value y for which p of x y is false, कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिस पे y फॉल्स हो जाता है, तो ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था हर y ओके होगा, हर y ट्रू होगा, लेकिन हमें एक y ऐसा मिल गया है। हो सकता है हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, x में 5 है और y में भी 5 है, x अपने पहले पे y के 5 चेक करके ओके हुआ बैठा हो, x दूसरे पे 5 चेक कर चुका हो, तीसरे पे 5 चेक कर चुका हो, चौथे पे 5 चेक कर चुका हो, पांचवें के 5वें में जाके उसे ओके ना मिला हो। पीछे बेशक सारे के सारे ठीक है, बेशक 24 के 24 कॉम्बिनेशंस ओके आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ओके नहीं आया, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पहले केस में हमने देखा x भी फॉर ऑल था, y भी फॉर ऑल था। सेकंड केस में x फॉर ऑल है, y एक्सटेंशियल y रहे। अब देखेंगे इसमें ये कब ट्रू होगा, ये कब फॉल्स होगा। अब x की हर वैल्यू हम लेंगे, x की हर वैल्यू पे चंद y ट्रू हो जाए, बेशक एक y ही क्यों ना ट्रू हो जाए, आंसर ट्रू आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक वैल्यू चेक करते जाएं। आपने x लिया, y को चेक करना शुरू किया, y पहली ही वैल्यू पे ट्रू आ गया, वहीं पे चेक करना बंद कर दें, क्योंकि हमने कहा था एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। एक ट्रू आ गया है तो बाकी सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो आंसर बताना है ना कि ओवरऑल ट्रू है या फॉल्स है। तो वो तो एक ट्रू आने पे भी हमारे पास ट्रू हो गया है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे चेकिंग और एक्सप्रेशन का आंसर ओवरऑल ट्रू लिख देंगे। और इन केस हम चेक करते जा रहे हैं, x की हर वैल्यू पे y को चेक किया, कोई भी ट्रू नहीं आया, x की हर वैल्यू पे y को चेक किया और y कभी भी नेवर हिट सच अ y, कभी भी y हमारे पास ट्रू नहीं आया, तब वो फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा था। तीसरा केस, जब हमारे पास एक्सटेंशियल x और यूनिवर्सल y हो, तो अब हम x का हर डिजिट नहीं लेंगे, x का एक डिजिट लें, y सारे चेक करें। x का हमने डिजिट लिया, उस पे पहला y चेक किया, फॉल्स आ गया, आप उस x को छोड़ देंगे, x का दूसरा डिजिट लें, y को चेक करना शुरू करें, y आपके पास पहले डिजिट पे ट्रू आ गया, अब y की सारी वैल्यूज इस पे ट्रू होनी चाहिए। हमने कहा है x कोई एक भी हमें ऐसा मिल जाए जिस पे y की तमाम वैल्यूज ट्रू हो। We find an x on which all values of y are true, तो आंसर होगा ट्रू।
और अगर हमें कोई ऐसा x नहीं मिलता, एक भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जिसपे y ट्रू हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये ओवरऑल फॉल्स होगा। फिर है फोर्थ केस, जिसमें हम सम x और सम y लेते हैं और चेक करते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल x टोटल 5 डिजिट, y टोटल 5 डिजिट, हम चेक करना शुरू करते हैं। तो x में हमें फॉर एग्जाम्पल ना पहला डिजिट ओके मिलता है, ना दूसरा, तीसरा ओके मिलता है। अब तीसरे के ऊपर हमने y के 5 को चेक करना है। y का पहला भी ओके नहीं आया, दूसरा भी ओके नहीं आया, तीसरा भी ओके नहीं आया, चौथा ओके आ जाता है। x का भी एक ओके आ गया, उस पे y का भी एक ओके आ गया। वहीं पे हम चेकिंग स्टॉप कर देंगे और आंसर हमारे पास ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा x नहीं है जिस पे y के कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए, तो ओवरऑल आंसर उसका फॉल्स हो जाएगा। सही है, ये 4 केसेस हमारे पास होते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोपोजिशनल फंक्शंस विद डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वहां पे जरूरत होती है इस चीज को देखने की कि हम किस तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन जहाँ पे ज्यादा क्वांटिफायर्स होंगे, जहाँ पे ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, पहले किस वेरिएबल को सॉल्व करना है, फिर किसको सॉल्व करना है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर 3 है तो 3 में से पहले किस क्वांटिफायर को यूज करना है, फिर किसको। अब इसमें एग्जांपल उन्होंने दी है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई है। एक चीज याद रखनी है, जहां पे आपके पास क्वांटिफायर सेम होंगे, यानी 4 क्वांटिफायर हैं और 4 के 4 फॉर ऑल हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आप पहले किसे सॉल्व करें तो फिर किसे सॉल्व करें, आंसर सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी एक्स ऑफ वाई है और एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। आप x की कोई भी वैल्यू ले लें, उस पर y की कोई भी वैल्यू ले लें, हमेशा आंसर ट्रू आएगा, हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास ट्रू है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम चेंज कर देते हैं ना, फॉर ऑल y एंड फॉर ऑल x p of x y says that for every real number y there is real number x, तो भी हमारे पास सेम यही चीज आएगी। कोई भी x की वैल्यू ले लें, कोई भी y की वैल्यू ले लें, एक्सप्रेशन में पुट करें, हमेशा आंसर ट्रू ही आएगा। तो यानी कि जहां पे हमारे पास क्वांटिफायर सेम था, वहां पे आपके पास बेशक आप पहले x को लेके आए, x को सॉल्व करें, ये पहले y को सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई और फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स दोनों ही सेम है। जहां पे हमारे पास चेंज होगा वहां पे डिफरेंस आएगा, और कैसे डिफरेंस आएगा ये चेक करते हैं। हमारे पास क्वांटिफायर है x और y का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। हम कहते हैं कि हमने चेक करना है कि देयर आर सम y ऑन फॉर ऑल x और देयर आर ऑल x वेयर every y। डिफरेंस आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम पहले y और फिर उस y के अंदर
x की हर वैल्यू को चेक करेंगे और यहाँ पे हर x की वैल्यू पे कुछ y को चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। Do quantification for all y and for some y and for all x q of xy denotes the proposition there is a real number y. There is a real number y such that for every real number x q of x and y. और स्टेटमेंट क्या है x plus y equals to 0। हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि y की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें और उस पे हर x क्या हो हमारे पास y कोई भी सिलेक्ट कर लें। y फॉर एग्जांपल 7 लेते हैं, x इसमें 1 पुट करें क्या 0 आता है, 2 पुट करें क्या 0 आता है, 3 पुट करें क्या 0 आता है, नहीं आ रहा। इसका मतलब फॉर ऑल x में से हमारे पास हो सकता है कोई एक तो वैल्यूज तो ट्रू आ जाए लेकिन बाकी वैल्यूज ट्रू नहीं आ रही, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फॉर ऑल में एक भी फॉल्स पे आंसर फॉल्स आ जाता है। The quantification for all x there are some y q of x y denotes the proposition for every real number x there is a real number y such that q of x and y given a real number x there is a real number y such that x plus y equals to 0। अच्छा, अब इस पॉइंट को अगर माइंड से निकाल के सिर्फ आप इस पे फोकस करें कि आप एक्सप्रेशन हमारे पास ये है कि x का हर डिजिट पे कम से कम एक y ऐसा होगा जिससे हमारी ये स्टेटमेंट 0 आ जाएगी। x का हर डिजिट पे एटलीस्ट 1 y का एक, x हमने 1 लिया, ठीक है, y आपके पास कोई एक भी ऐसा आ जाए ना जिस पे ये 0 आ जाए। y अगर हम ले लें -1, रियल नंबर में नेगेटिव्स भी आते हैं, तो 1 - 1 आंसर आ जाएगा 0, ट्रू हो गया। अच्छा, x की दूसरी वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमने कहा है x की तमाम वैल्यूज पे x हमने अब 2 लिया, अब यहाँ पे -2 पुट कर दें, फिर से आंसर 0 आ गया। x यहाँ पे कोई भी पुट करें, -2 करें तो y हम यहाँ पे 2 ले लेंगे क्योंकि y ने तमाम पे नहीं होना, y कोई एक भी ट्रू आ जाए हमारे पास आंसर इसका ओवरऑल क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ जगह चेंज की, एक्सप्रेशन वही रहा, सिर्फ हमने क्वांटिफायर्स की जगह चेंज की तो हमारे पास एक दफा आंसर फॉल्स आया और एक दफा आंसर ट्रू आया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले किस को सॉल्व करना है और इसके अंदर नेस्टेड क्वांटिफायर में किस क्वांटिफायर को उस क्वांटिफायर के ऊपर चेक करना है। ये हमारे पास एक स्लाइड है, ये पीछे हम सारे केसेस डिस्कस करके भी आए हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, ये कब ट्रू होगा? जब हमारे पास हर एक्स वाई का पेयर ट्रू होगा। जब फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स, जब हर पेयर एक्स वाई का ट्रू होगा तो हमारा ट्रू होगा, और कोई एक पेयर भी फॉल्स आ जाता है तो आंसर फॉल्स होता है क्योंकि फॉर ऑल में एक भी फॉल्स पे आंसर फॉल्स होता है। फिर फॉर ऑल एक्स देयर आर सम वाई, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स, एक्स के हर वेरिएबल पे आपको एटलीस्ट 1 वाई भी ट्रू मिल जाए तो आंसर ट्रू होगा, और x के तमाम वेरिएबल्स पे कोई एक y भी ना हो, x के किसी भी वेरिएबल पे कोई y भी ट्रू ना आ रहा हो तो हमारा आंसर फॉल्स जाएगा। फॉर सम x देयर आर एवरी y, किसी एक x पे भी y के तमाम ट्रू हो जाएं तो आंसर ट्रू आएगा।
और अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि कोई भी ऐसा एक्स हमें नहीं मिलता है जिसपे y की तमाम वैल्यूज फॉल्स हो तो आंसर ट्रू हो तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से u ऑफ x u ऑफ y कोई पेयर भी आपका ट्रू आ जाए आंसर ट्रू होगा, कोई एक पेयर भी आपको ट्रू नहीं मिलता तो आंसर फॉल्स होगा। एक चीज इसमें याद रखनी है आप लोगों ने बेटा कि मैंने जैसे पहले भी बताया था, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेडिकेट क्वांटिफायर का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। फर्दर इतना ज्यादा डिटेल में सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रही हूँ। पेपर में इंशाल्लाह इतना डीपली नहीं पूछते, सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्रेशन होगा, आपने उसे स्टेटमेंट में चेंज करना होगा या स्टेटमेंट होगी आपने उसे एक्सप्रेशन में चेंज करना होगा। वो सिंपल है। वो जैसे मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको एग्जांपल करवाई थी, वहां से आप देखते जाएं और उसे लिखते जाएं अपनी स्टेटमेंट में। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये ना आप बिल्कुल अटेम्प्ट ना कर पाए, आपके माइंड में थोड़ा बहुत जरूर हो। इसीलिए मैंने आपको इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस दिए ही नहीं है असाइनमेंट में भी, क्योंकि ये ज्यादा हमने इस पे फोकस करना ही नहीं है। ज्यादा फोकस होगा यूनिवर्सल और एक्सटेंशियल के सिंपल क्वेश्चंस पे। या बहुत ज्यादा करें तो डिमॉर्गन लॉ जो हमने इसमें पढ़ा था, या हो सकता है आपसे पूछा जाए नेस्टेड लूप और नेस्टेड क्वांटिफायर कैसे एक जैसे हैं, तो आपने वो लूप वाली सारा उसमें लिख देना है। तो ये इस तरह से आपने इतना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करना है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इनटू स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग नेस्टेड क्वांटिफायर्स। हमारे पास स्टेटमेंट होगी, हमने उससे नेस्टेड क्वांटिफायर में चेंज करना है। स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे दो क्वांटिफायर्स आएंगे क्योंकि दो इंटीजर्स की बात हो रही है। हम यहाँ पे से यहीं से आप देखें तो इस तरह से होगा फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई। ठीक है, क्वांटिफायर हमारे पास फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। यहीं से इस स्टेटमेंट से आपने एक्सप्रेशन बना देना है, सिंपल। और इसी तरह से क्वांटिफायर से हम इंग्लिश ले रहे हैं इसकी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यूज भी गिवन है। सी ऑफ एक्स क्या है? एक्स हैज अ कंप्यूटर। एफ एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। डोमेन हमारे पास क्या है? कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो यानी हमारे पास ये चीज क्या है? फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्स देयर आर स्टूडेंट्स एक्स हैज अ कंप्यूटर, और हमारे पास y हमारे पास फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस स्टेटमेंट को इसकी मदद से छोटे छोटे सेंटेंसेस में पहले डिवाइड कर देंगे। और मैंने कलर चेंज क्यों किया? ताकि आपको पता हो यहाँ पे कौन सी चीज हमारे पास किसे रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर ऑल एक्स को हम कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन योर स्कूल, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं डोमेन हमारे पास क्या है?
एक्स स्टूडेंट का, एक्स स्कूल का हर एक स्टूडेंट। फिर उसके बाद सी ऑफ एक्स सिंपल हमारे पास क्या है, एक्स हैज अ कंप्यूटर। ये साइन किसे यूज रिप्रेजेंट करता है, और को, ठीक है। फिर सम वाई है, सम वाई को हम कैसे करेंगे, देयर इज अ स्टूडेंट वाई। सी ऑफ वाई जैसे एक्स ऑफ वाई था, एक्स हैज कंप्यूटर, वाई के लिए भी वही है, वाई सच दैट वाई हैज अ कंप्यूटर। फिर एंड का साइन, एंड एफ एक्स एंड वाई को हमने कहा था एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स, एंड एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। यानी कुल मिला के स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि स्कूल में हर स्टूडेंट के पास या तो कंप्यूटर है या फिर उसके पास एक ऐसा दोस्त है जिसके पास कंप्यूटर है। आप यहाँ पे देखें, यही मतलब बन रहा है, फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन योर स्कूल एक्स हैज अ कंप्यूटर और देयर इज अ स्टूडेंट वाई सच दैट वाई हैज अ कंप्यूटर एंड एक्स एंड वाई आर फ्रेंड। यानी एक्स के पास या तो कंप्यूटर है या ऐसा फ्रेंड है जो फ्रेंड, जिस फ्रेंड के पास कंप्यूटर होगा। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन है, जी ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे देखें, इफ अ पर्सन इज फीमेल एंड इज अ पेरेंट, एक औरत है और वो पेरेंट भी है यानी वालदा भी है, देन दिस पर्सन इज समवन्स मदर, फिर वो किसी की मदर होगी। यानी हर वो औरत जो माँ है वो किसी न किसी हम कह सकते हैं एलिमेंट, किसी न किसी पर्सन की मदर है। दो एलिमेंट है, एक चाइल्ड के लिए और एक मदर के लिए। मदर हम एवरी मदर कह रहे हैं तो क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स होएगा, लेकिन हर एक्स पे वाई हर एक नहीं होगा, वाई चंद होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमारे पास एक रूम में फॉर एग्जांपल 4 मदर्स बैठी हैं और 4 बच्चे बैठे हैं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे पास ये 4 बच्चे इन चारों मदर्स के, यानी पहली मदर के भी ये चारों बच्चे हैं, दूसरी मदर के भी ये चारों बच्चे, ऐसे नहीं हैं चारों ही मदर्स, लेकिन वो वाई की जो वैल्यूज हैं वो कुछ पे ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स फॉर ऑल आएगा, लेकिन वाई हमारे पास फॉर सम वाई होगा, यानी एक्सटेंशियल वाई लेंगे हम, ठीक है। इसे हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर एवरी पर्सन एक्स, if x is female and person x is a parent, then there exists a person y such that person x is mother of person y। यहाँ पे अब खुद से हम फंक्शंस बनाना शुरू करेंगे। पेरेंट के लिए हमने p ऑफ x को यूज किया, मदर ऑफ y हमने रिप्रेजेंट किया, यानी x y की मदर है तो m x y, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। फ्रेंड्स के लिए हमने ऐसा ही फंक्शन दिया था जिसमें एट अ टाइम 2 वेरिएबल्स एक ही लाइन में x एंड y आर फ्रेंड्स, यहाँ पे x इज मदर ऑफ y, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा प्रेडिकेट जिसमें दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखें फॉर ऑल x यानी हर मदर के लिए, और वो मदर जो हमारे पास
फीमेल है, पेरेंट भी है, इफ a person is female and a mother, then sum of y are true on mx of y। अब इस पूरे स्टेटमेंट में से ये जो है इसे हम बाहर ले जाएंगे इस तरह से, फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई, और बाकी सारा एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज रहेगा। ये चीज हमने कन्वर्ट कर ली। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने देखना है वेरिएबल्स कितने हैं, उनका स्कोप क्या है। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, फंक्शंस बनाने हैं। फीमेल का फंक्शन बना दिया, पेरेंट के लिए फंक्शन बना दिया, फिर इस सेंटेंस में हमारे पास दोनों इन्वॉल्व थे तो दोनों के लिए एक फंक्शन बना दिया। इन दो फंक्शंस के दरमियान में एंड आ रहा था तो एंड इम्प्लीमेंट कर दिया, और इफ देन इसमें मौजूद था इसलिए हमने इम्प्लाइज का साइन यहाँ पे यूज किया। तो यानी स्टेटमेंट में आपके पास सब कुछ गिवन होगा, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करके इस किस्म की आपने स्टेटमेंट बना देनी होगी। लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स देयर आर सम वाई वेयर एक्स वाई इक्वल्स टू 1। हमने इसकी नेगेशन बनानी है। नेस्टेड क्वांटिफायर है, नेगेशन बनाएंगे। नेगेशन का रूल पहले भी हमने पढ़ा था, क्वांटिफायर जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर हम नेगेशन लगा देते हैं ना ऐसे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर ऑल एक्सटेंशियल एक्स में चेंज हो जाएगा, और ये नेगेशन इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये फॉर ऑल एक्स एक्सटेंशियल एक्स में कन्वर्ट हो गया और नेगेशन हमारे इसके साथ आ गई। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास नेगेशन आ रही है क्वांटिफायर पे, तो फिर से ये सम वाई चेंज हो जाएगा फॉर ऑल वाई में, और नेगेशन आ जाएगी इसके साथ। यहाँ पे देखें इज इक्विवेलेंट टू, ये चीज हम पहले से देख चुके हैं। यहाँ पे नेगेशन होने की वजह से ये फॉर ऑल वाई हो गया, यहाँ पे नेगेशन होने की वजह से हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमने कहा है x1 इक्वल्स टू 1 को निगेट करना है, यानी x1 इक्वल्स टू 1 ना हो, तो इसे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बनेगा फॉर सम x देयर आर एवरी y वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये हमने इसे निगेट किया है। निगेट करने पे हमने क्वांटिफायर को चेंज किया और एक्सप्रेशन के साथ अपने नेगेशन को इम्प्लीमेंट किया और सॉल्व किया। ये आज के हमारा टॉपिक था नेस्टेड क्वांटिफायर, और उसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। टॉपिक लेंथी नहीं था, लेक्चर अगर लेंथी है भी तो टॉपिक लेंथी नहीं था, सिर्फ आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए कि आपका हर पॉइंट क्लियर हो सके मैंने थोड़ा एग्जाम्पल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। नहीं तो मैं सिर्फ सिंपली आपको बता देती नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है, उसे निगेट कैसे करते हैं, और एक एग्जाम्पल करवा देती। 10-12 मिनट का लेक्चर बनना था लेकिन क्लियर ना होता, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स ज़्यादा डालनी है ताकि आपको हर पॉइंट माइंड में क्लियर हो जाए। मैंने साथ में टेबल्स डाले हैं ताकि आपको पता चले कहाँ ट्रू होगा कहाँ फॉल्स होगा। डिटेल में करना चाहें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर डिटेल में नहीं होता, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है और यूनिवर्सल क्या है, एक्सटेंशियल क्या है, कैसे यूज करते हैं, लूप कैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।